हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद मानवी बायोवर्स। जहां आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास की एनसीईआरटी जो अपनी चल रही थी, उसका जो चैप्टर नंबर 10 है सेल साइकिल, वो आज अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कि जो कोशिका चक्र और जो कोशिका विभाजन है उसके बारे में अपन आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सभी जीवों में जीवन का प्रारंभ एक अकेली कोशिका से होता है एंड जो वृद्धि और जनन है वो सभी सेल्स की प्रमुख विशेषता है। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कि जो विभाजन की प्रक्रिया है वो क्या होती है। देखिए, एक जो पेरेंट सेल है वो विभाजित होकर दो नई जो डॉटर सेल्स है उनमें उनका निर्माण होता है और डॉटर सेल्स आगे चल के फिर पुनः वृद्धि और विभाजन करती है। तो अब अपन देखते हैं कि सेल साइकिल क्या होता है। देखिए, विभिन्न घटनाओं का वह अनुक्रम जिसमें सेल अपने जीनोम का विगुणन कर एवं अन्य संगठनों का संश्लेषण करती है और विभाजित होकर दो डॉटर सेल्स का निर्माण करती है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो कोशिका विभाजन है वो एक समन्वित प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न प्रक्रियाएं होती है। जिसमें अपन फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कोशिका विभाजन, डीएनए प्रतिकृति यानी कि जो डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं कोशिका वृद्धि एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन जो डीएनए का संश्लेषण है वो एक विशिष्ट अवस्था में ही होता है। वहीं अगर अपन बात करें कि सेल साइकिल की जो ड्यूरेशन है उसके बारे में अपन देखें तो देखिए, कोशिका चक्र की अवधि एक जीव से दूसरे जीव और अलग अलग सेल्स में बदल सकती है। अब अपन देखते हैं कि जो ह्यूमन यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनको विभाजित होने में लगभग 24 आवर्स का टाइम लगता है, जिसमें अपन देखते हैं। और वहीं देखते हैं कि यीस्ट के जो सेल साइकिल के पूर्ण होने में 90 मिनट्स का टाइम लगता है। अब अपन देखते हैं फेजेज ऑफ सेल साइकिल, इंटरफेज एंड एमफेज। तो फर्स्ट अपन देखते हैं इंटरफेज क्या होती है। इसे अपन विश्राम अवस्था भी कहते हैं। इसमें सेल विभाजन के लिए तैयार होती है और क्रमबद्ध तरीके से कोशिका वृद्धि एवं डीएनए का रेप्लिकेशन दोनों होते हैं। और अगर अपन देखें कि ड्यूरेशन की तो 95% जो टाइम होता है वो इंटरफेज में ही लगता है। अब अपन देखते हैं एम फेज, वह फेज जिसमें वास्तव में सेल डिवीजन होता है और अगर इसकी ड्यूरेशन की अगर अपन बात करें तो 1 आवर में एम फेज कंप्लीट होती है। अब अपन देखते हैं एम फेज का प्रारंभ केंद्रक विभाजन के साथ होता है और इसका जो अंत है वो कोशिका द्रव्य विभाजन से होता है। अब अपन देखते हैं कि जितनी भी जो अपनी ये है एम फेज है उसके बारे में देखते हैं अपन। वह प्रावस्था जिसमें वास्तव में कोशिका विभाजन होता है। और अब अपन देखेंगे अंतरावस्था की प्रावस्था, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखेंगे G1 फेज, जिसे अपन पश्चसूत्री अंतरकाल प्रावस्था भी कहते हैं। अब अपन देखते हैं यह समसूत्री विभाजन और डीएनए प्रतिकृतिकरण के बीच का अंतराल है। इसमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है लेकिन मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है और ये वृद्धि करती है। देखिए नेक्स्ट अपन देखते हैं फर्स्ट ये सिंथेसिस फेज, जिस दौरान डीएनए का निर्माण एवं इसकी प्रतिकृति होती है यानी कि इसका रेप्लिकेशन होता है। डीएनए की जो मात्रा होती है वो दुगुनी हो जाती है। देखिए अब अपन देखते हैं G2 फेज, पूर्व सूत्री विभाजन अंतरकाल प्रावस्था। इस दौरान समसूत्री विभाजन के लिए प्रोटीन का निर्माण होता है। अब अपन देखते हैं एस फेज, डीएनए की मात्रा बनाम गुणसूत्र संख्या। देखिए अपन देखते हैं कि जो एस फेज है उसमें क्या क्या होता है। देखिए, डीएनए की मात्रा होती है वो एस फेज के दौरान दुगुनी हो जाती है, यानी कि अगर प्रारंभ में 2C है तो सिंथेसिस फेज के बाद में वो 4C हो जाती है। वहीं अगर अपन बात करें गुणसूत्रों की संख्या की तो इसमें क्या होगा कि डीएनए दुगुना होने के बाद भी गुणसूत्रों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती है। अब अपन देखते हैं यदि जीवन सेल में 2N है तो S के बाद भी वह 2N ही रहती है। वहीं अगर अपन कारक केंद्र यानी कि सेंट्रियोल की बात करें अपन तो देखिए एस प्रावस्था में केंद्रक के अंदर डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है, उसी समय साइटोप्लाज्म में कारक केंद्र का प्रतिकृतिकरण भी शुरू हो जाता है। अब अपन बात करें शांत प्रावस्था यानी कि G1 फेज
डिक्यूसेंट स्टेज की। जितने भी जो प्रौढ़ प्राणियों में जो कुछ सेल्स होती है वो विभाजित नहीं होती है। जैसे अगर अपन एग्जांपल के तौर पे देखें तो हार्ट सेल्स, ये सेल्स तभी विभाजित होती है जब जो कोई भी जो डैमेज्ड सेल्स होती है उनको बदलना होता है। अपन देखते हैं कि ये सेल्स आगे विभाजित न होकर जीवन अवस्था से निकलकर एक निष्क्रिय अवस्था में चली जाती है, जिसे सेल साइकिल की अवस्था भी कहते हैं। सेल साइकिल की शांत अवस्था कहते हैं। देखिए अपन देखते हैं G1 अवस्था में, यानी कि जो G0 अवस्था की जो सेल्स है वो मेटाबॉलिक रूप से एक्टिव होती है, लेकिन ये विभाजित नहीं होती है। देखिए अब अपन देखते हैं सूत्री विभाजन के नियम व अपवाद। देखते हैं अपन प्राणियों में सूत्री विभाजन केवल 2n काइक सेल्स में ही दिखाई देता है, लेकिन अगर अपन अपवाद की बात करें तो जो कुछ एन प्राणी यानी जो अगुणिक प्राणी सेल्स भी समसूत्री विभाजन करती है, और इनका एग्जाम्पल रहेगा ये नर मधुमक्खियां। और अगर अपन बात करें प्लांट्स की तो प्लांट्स में 2n व n दोनों प्रकार के सेल्स में सूत्री विभाजन होता है, और ये अपन होता है लगभग अपन देखते हैं पीटी एकांतरण में। देखिए इसको अपन एक फ्लो चार्ट से भी समझ सकते हैं, जिसमें अपन देखते हैं देखिए इंटरफेज अवस्था है जो G1S और G2 इन फेजेज में डिवाइडेड रहती है। देखिए यहाँ से अपन देख सकते हैं G1 फेज है, इसमें देखिए कोशिका वृद्धि, प्रोटीन आरएनए का संश्लेषण होता है, और वही ये देखिए यहाँ से ये सेल है वो जो कुछ सेल्स होती है वो G0 फेज में चली जाती है, और इसकी नेक्स्ट फेज रहेगी S फेज जहाँ पे डीएनए का सिंथेसिस होता है। एंड आगे की अगर स्टेज की अपन बात करें तो ये रहेगी G2 फेज, जिसमें क्या होगा M फेज की तैयारी की प्रावस्था इसे अपन कहते हैं, और इसमें होता है अंगकों का द्विगुणन। अंगकों का द्विगुणन से होता अपन कह सकते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, जो क्लोरोप्लास्ट है, उनका द्विगुणन होता है। और नेक्स्ट फेज रहेगी अपनी एम फेज यानी कि माइटोसिस। अब अपन इसे एक कलर डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। चलिए ये देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं, ये देखिए G1 फेज जिसमें फर्स्ट अपन ये देखेंगे यहाँ से G1 फेज, जिसमें ये देखिए सेल की स्टेट कुछ इस तरीके से रहेगी। ये देखिए जिसमें G1 में यहाँ से आप देखिए कोशिका वृद्धि करती है, प्रोटीन आरएनए तथा ऑर्गेनेल्स का निर्माण होता है इस दौरान। और वहीं अब अगर अपन बात करें ये देखिए माइटोसिस, इसको अपन कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे अब आप माइटोसिस देखते हैं। और अगर अपन माइटोसिस की स्टेप की बात करें, जिसे अपन नेक्स्ट क्लास में अपन काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जिसमें अपन देखिए प्रोफेज है, मेटाफेज है, एंड ये देखिए प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, जिसे अपन नेक्स्ट स्टेज में अपन अच्छे से क्लियर करेंगे। लेकिन फर्स्ट अगर अपन यहाँ की अगर अपन बात करें तो अपने यहाँ पे अपन को ये देखना है, ये देखिए G0 फेज, जिसमें कुछ सेल्स होती है जो विभाजन से बाहर रहकर विशिष्ट कार्य करती है, ये रहेगी G1 फेज। ये एस फेज जो सिंथेसिस फेज है वो रहेगी, जिस दौरान क्या होगा कि जो डीएनए का सिंथेसिस होगा और डीएनए है वो 2C से 4C हो जाता है, यानी कि दुगुना हो जाता है। ये रहेगी यहाँ पे G2 फेज। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से, ये G2 फेज जिसमें देखिए कोशिका आगे विभाजन की तैयारी करती है, एंड साइटोकाइनेसिस जिसमें ये देखिए कोशिका द्रव्य का विभाजन होकर दो डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। ये देखिए कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे पूरा डायग्राम है वो एक साथ इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए G1 फेज रहेगी, माइटो यहाँ से ये G0 फेज रहेगी, ये S फेज, ये G2 फेज, एंड यहाँ पे ये लास्ट अपना फेज होता है वो साइटोकाइनेसिस, यानी कि जो इंटरफेज अवस्था है वो केंद्रक विभाजन के साथ स्टार्ट होती है और लास्ट में कोशिका द्रव्य विभाजन के साथ इसका अंत होता है। और अपन नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे जो अपना है समसूत्री विभाजन है, उसको अपन खूब डिटेल में पढ़ेंगे, उसकी जितनी भी जो स्टेजेस है उनको अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड मेरी क्लासेस आपको कैसे लग रही है प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।